Hello, my dear students. Today we are going to discuss a chapter from class 11th of economics, that is production function and return to a factor. And in this video, we are going to finish this chapter. And the topic that we are going to discuss in this videos are the causes of increasing return to a factor, causes of decreasing return to a factor, and a relationship between MP, AP, and TP. Hello students, in the previous video we have already discussed about law of variable proportion है ना, which is also called the law of diminishing marginal product है ना. So as you can see on the screen there's a table given है ना, which shows the increasing returns है ना, and after that है ना you can show the diminishing return है ना, and in the last we can see the negative return है ना. So all three stages and phases of production है ना we can see in this table. Now we want to find out what are the reason of increasing return, what are the reason of this diminishing return, and what is the reason of negative return है ना. तो in short अब हमें ये पढ़ना है अगला टॉपिक कि क्या कारण था सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न का, ठीक है, उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न का है ना, और थर्ड स्टेज में नेगेटिव रिटर्न का. देखिए तीन जो स्टेजेस हमने पढ़ी थी, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड. फर्स्ट स्टेज में हमने पढ़ा था कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमें मिलते हैं है ना. सेकंड स्टेज में हमने पढ़ा था डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में. थर्ड स्टेज में हमने पढ़ा था नेगेटिव रिटर्न्स के बारे में ना. तो इनके क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है. अब हम इनके बारे में, इनके रीजंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. So with the help of these two curve, that is the curve of TP and the curve of MP, यानी total product and marginal product है ना, तो आप clearly इसमें mention किया हुआ है और आप देख सकते हैं थ्री stages of production, stage 1, stage 2 and stage 3. Stage 1 increasing return, stage 2 diminishing return and stage 3 is the negative return. तो हमें इन तीनों stages के बारे में पढ़ना है. We have already discussed about the all three stages. Now we need to understand what are the causes of increasing return, diminishing return and the negative return. The causes of increasing return to a factor है ना. increasing return to a factor का क्या cause है यहाँ पर पहले पढ़ते हैं. increasing return to a factor because of the following factor. First one, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर का फुलर यूटिलाइजेशन होना है ना. इन द इनिशियल स्टेज, इन द प्राइमरी स्टेज है ना, फिक्स्ड फैक्टर सच एज मशीनरी रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड है ना. इट्स फुलर यूटिलाइजेशन कॉल फॉर ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर. हैंस इनिशियली है ना, so long as the fixed factor remain underutilized, additional units of the variable factor add more and more to the total output or the marginal product of the variable factor tend to increase. What does it means? इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, तो देखिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को. फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, देखिए ऐसा है कि अगर हमें स्टार्टिंग में जब हम प्रोडक्शन करते थे है ना, तो हम वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर के साथ यूज़ करते थे. फिक्स फैक्टर हमारी लैंड थी जो हमेशा कांस्टेंट रहती थी है ना. लेबर हम इंक्रीज़ करते जाते थे जो कि वेरिएबल फैक्टर था. तो स्टार्टिंग में जब हमने 3 लेबर तक, पहले हमने फर्स्ट लेबर यूज़ करा, फिर सेकंड लेबर यूज़ करा, फिर थर्ड लेबर, यानी कि पहले हमने 1 लेबर यूज़ करी, फिर 2 लेबर और उसके बाद 3 लेबर हमने यूज़ करी है ना. तो इसी प्रकार से हमने 1 लेबर यानी कि 1 वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते चले गए. लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में जब 1 लेबर, 2 लेबर या 3 लेबर वर्क कर रहे थे, तो जो लैंड था उस लैंड का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था. यानी कि 3 लेबर भी उस लैंड का, मैक्सिमम 3 लेबर भी उस लैंड का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही थी. तो 1 लेबर भी नहीं फुलर यूटिलाइजेशन कर सकती थी और 2 लेबर भी फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती थी है ना. तो जो लैंड था वो अंडर यूटिलाइज्ड रह जाता था. तो जब लैंड यानी कि फिक्स फैक्टर हमारा अंडर यूटिलाइज्ड रह जाता है ना, तो ये स्टेज होती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स की. यानी कि जो लेबर थी वो अपनी फुलर कैपेसिटी तक वर्क कर सकती थी, उसके बाद भी कुछ लैंड अंडर यूटिलाइज्ड रह जाती थी. इसीलिए हम इस स्टेज को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न. तो इंक्रीजिंग रिटर्न का जो हमारा पहला रीज़न था वो ये था कि जो फिक्स्ड फैक्टर हैं इनिशियल स्टेज में उनका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता था, ठीक है. सेकंड,
division of labor and increase in efficiency. Additional application of variable factor, that is the labor, enable the process based division of labor. And specialized worker may be used for the different process of production. This increase the efficiency or productivity of the variable factor. Accordingly the marginal productivity tend to rise. देखिए अब यहाँ पर मैं बताता हूँ दूसरा कारण क्या है कि देखिए हम यहाँ पर जब एडिशनल एप्लीकेशन यानी कि जब वेरिएबल फैक्टर की एक एक एडिशनल यूनिट जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, हम यहाँ पर प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ वर्कर करते हैं. देखिए यहाँ पर अगर मैंने एक लेबर या दो लेबर यहाँ पर यूटिलाइज्ड करी यहाँ पर, ठीक है ना, काम करने के लिए, तो जो स्पेशलाइज्ड जो लेबर होगी, है ना, अपने देखिए हर वर्कर का एक स्पेशलाइजेशन होता है कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क को करने में ज़्यादा एफिशिएंट है ना, और ज़्यादा इफेक्टिवली उसको कर पाता है ना. तो स्पेशलाइज्ड जो वर्कर थे हम उनको यूज़ कर रहे थे अलग अलग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में. देखिए जब एक वर्कर एक से ज़्यादा जगह हम उसका यूटिलाइजेशन करें, है ना, देखिए मान के चलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, और उसमें हम एक हायर करते हैं अकाउंटेंट को, ठीक है. अब उस अकाउंटेंट को हम अकाउंटेंसी के वर्क के लिए यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी के अलावा हम उसका एफिशिएंसी दूसरी चीज़ों में भी यूटिलाइज़ करते हैं, यानी दूसरे वर्क में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं. मतलब हम उससे एज अ क्लर्क भी वर्क करवा सकते हैं, है ना, एज अ सुपरवाइज़र भी हम उससे वर्क करवा सकते हैं, एज अ अटेंडेंट भी वो वर्क कर सकता है ना. यहाँ पर तो इसका मतलब ये था कि जब हमारे पास लेबर कम थी तो उस लेबर को हम, यानी कि लेबर का मतलब था यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर था, तो वो स्टार्टिंग में जब कम थी तो उस लेबर से हम, है ना, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन पर वर्क करवा रहे थे, जिसकी वजह से वो उसकी पूरी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के साथ वर्क कर पा रहा था, ठीक है. तो जब हम उसका फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे थे वेरिएबल फैक्टर का, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर तो फिर भी रिमेन क्या कहते हैं अनटैक्ट यानी अनटच्ड रह रहा था, ठीक है. तो ऐसे में जब हम लेबर का फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसकी वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है ना. तो ये भी एक दूसरा कारण है कि इसका इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर का. आर थर्ड पॉइंट इज़, मतलब हमारे जो तीसरा रीज़न है ना इंक्रीजिंग रिटर्न का, वो क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर. सो लॉन्ग एज द फिक्स्ड फैक्टर रिमेन underutilized, additional application of the variable factor tend to improve the degree of coordination between the fixed factor and the variable factor. As a result, marginal product increase and the total product, है ना, increase at increasing rate. देखिए तीसरा हमारा जो रीज़न है वो ये है ना, कि फिक्स्ड फैक्टर हमारा जब तक अंडर यूटिलाइज था, है ना, तो हम एडिशनल एप्लीकेशन यूज़ करते जा रहे थे किसके, वेरिएबल फैक्टर की, जिसकी वजह से बेटर कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर, यानी बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो रहा था किसका, फिक्स्ड फैक्टर का और वेरिएबल फैक्टर का, ठीक है. देखिए ऐसा था कि जब इनिशियल फेजेस में हमारे पास जो फिक्स फैक्टर था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा था, और जब हम वेरिएबल फैक्टर यूज़ कर रहे थे यानी कि जब लेबर यूज़ कर रहे थे तो वो फिक्स्ड फैक्टर अंडर यूटिलाइज्ड रह रहा था, ठीक है. तो हम यहाँ पर जो वेरिएबल फैक्टर थे उसको बढ़ाते जा रहे थे, यानी कि लेबर को बढ़ाते जा रहे थे. तो लेबर को हम एक एक यूनिट करके जब इंक्रीज कर रहे थे तो जो कोऑर्डिनेशन था फिक्स्ड फैक्टर के बीच में और वेरिएबल फैक्टर के बीच में, मींस द लैंड और लेबर, इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या होता जा रहा था, इम्प्रूव होता जा रहा था, है ना. तो इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन था वो इम्प्रूव हो रहा था, और इम्प्रूव होने की वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो इंक्रीज़ हो रहा था, और टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से, यानी कि रिटर्न्स हमें अच्छे मिल रहे थे. रिटर्न्स का मतलब होता है आउटपुट. देखिए यहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न. तो रिटर्न का क्या मतलब है, आउटपुट, है ना. इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब ज़्यादा आउटपुट आना, डिक्रीजिंग रिटर्न का मतलब कम आउटपुट आना. इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स जितना हम यहाँ पर अपना इनपुट दे रहे हैं, यानी कि जितना हम यहाँ पर लेबर और लैंड यूज़ कर रहे हैं, है ना, लेबर और लैंड जितना यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें क्या मिल रहा है, रिटर्न्स मिल रहे हैं, यानी कि उससे ज़्यादा यूनिट का हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्शन मिल रहा है. तो इसलिए इसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न भी कहते हैं, ठीक है. कॉजेज़ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, है ना. डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर के क्या कारण है, मतलब कि हम ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं फिर भी आउटपुट हमें ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो रहा है यहाँ पर. इसके क्या कारण है, पहला है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, है ना. फिक्सिटी ऑफ अ फैक्टर इज़ अ प्रिंसिपल कॉज बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर, द लेटर गेट एक्सेसिवली यूटिलाइज्ड.
it suffers greater wear and tear and loses its efficiency, hence the diminishing return। देखिए इसका मतलब क्या है यहाँ पे फिक्सिसिटी ऑफ अ फैक्टर। देखिए मैंने बताया था जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना, इसमें हम एक फैक्टर हमारा फिक्स होता है और दूसरा फैक्टर वेरिएबल होता है, यानी कि चेंज होता है ना। फिक्स्ड फैक्टर यानी कि लैंड और दूसरा फैक्टर वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर। तो यहाँ पर फिक्सिटी ऑफ फैक्टर की लेबर तो हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा फैक्टर है यानी कि जो लैंड है, जो फिक्स फैक्टर है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो जब लैंड चेंज नहीं हो रहा है, लैंड अगर हमारा सेम रह रहा है ना, लैंड रिमेन कांस्टेंट, तो जब लैंड सेम रहेगा और हम वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर को इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि वेरिएबल फैक्टर हमारे इंक्रीज ज़्यादा हो जाएंगे और लैंड जो है वो हमेशा हमारा फिक्स फैक्टर एक कम होता जाएगा, है ना। लेकिन अगर हमें ज़्यादा इनपुट चाहिए यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न चाहिए, तो लैंड और लेबर दोनों एक आइडियल रेशियो में होने चाहिए, ठीक है। लेकिन होता यह है कि एक फैक्टर हमारा फिक्स्ड है यानी कि लैंड हमारा फिक्स है और वेरिएबल फैक्टर हमारे इंक्रीज होते चले आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये दूसरा कारण है कि जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है वो अंडर यूटिलाइज्ड रह जाते हैं एक स्तर पर आके, है ना, और उसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी का भी लॉस होता है और कारण और जो कॉन्सिक्वेंस है हमारे सामने वो क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। सो द सेकेंड कॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर इज इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, है ना। तो इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का मीन्स क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, मोर and more of labor cannot be continuously used in place of capital. Accordingly, diminishing returns are bound to set in if only the variable factor is increased to increase output, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि जो दोनों फैक्टर हमारे वेरिएबल फैक्टर है ना और फिक्स फैक्टर है ना, वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इट मीन्स दैट वी कैन नॉट यूज़ variable factor in place of a fixed factor. That means we cannot use labor in place of land and we cannot use land in place of labor, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हैं, है ना। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर हम मोर एंड मोर लेबर को यूटिलाइज करते जाते हैं कंटिन्यूसली, अगर हम लेबर को बढ़ाते चले जाएंगे कंटिन्यूसली, है ना, तो उसकी तो लेबर की जगह हम यहाँ पर लैंड यूज़ नहीं कर सकते, है ना। लेबर तो इंक्रीज होता जाएगा लेकिन लैंड कम होता जाएगा, जिसकी वजह से लेबर क्या है, अनयूटिलाइज्ड रह जाएगा। इसका मतलब अनयूटिलाइज नहीं कहेंगे, वो कम एफिशिएंसी पे काम करेगा, है ना। तो अगर उसकी एफिशिएंसी लोअर एफिशिएंसी पे अगर वो वर्क करता है तो लॉस फिर उसको हमें फेस करना पड़ता है उसका, ठीक है। तो हम यहाँ पर दूसरा कारण जो दूसरा कॉज है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर का, वो है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, ओके। So the third reason for the diminishing balance, for the diminishing return, is that the poor coordination between the factor, increasing application of the variable factor along with the fixed factor of course eventually disturb the ideal factor ratio, है ना। So this result in the poor coordination between the fixed and variable factor and hence the diminishing returns. So what does it mean? इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट मैं आपको एलाबोरेट करता हूँ। देखिए जो हमारे दोनों फैक्टर्स हैं यानी कि फिक्स फैक्टर है हमारा, है ना, दूसरा है आपका वेरिएबल फैक्टर, इनके बीच का जो एक आइडियल रेशियो है वो डिस्टर्ब अगर हो जाता है ना, और तो उसकी वजह से क्या है कि जो इंक्रीजिंग फैक्टर तो भूल जाइए, डिमिनिशिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं हमारे फैक्टर से, यानी कि जो रिटर्न्स हैं हमारे आउटपुट है वो डिमिनिश होना स्टार्ट कर जाता है ना। इसका ये मतलब है, देखिए यहाँ पर जब हम स्पेसिफिक क्वांटिटी यूज़ करते हैं लैंड की और स्पेसिफिक क्वांटिटी यूज़ करते हैं लेबर की, है ना, तो स्पेसिफिक क्वांटिटी दोनों को यूज़ करने के बाद जब हमें हाईएस्ट रिटर्न मिलता है और उस हाईएस्ट रिटर्न के बाद हम लेबर जब बढ़ाते चले जाते हैं, तो वो जो आइडियल रेशियो है, किसका आइडियल रेशियो, जब हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ लेबर और हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ कैपिटल को जब हम यूटिलाइज़ करने से जब हमें हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मिलता है ना, लेकिन हम ऐसा करें कि लेबर बढ़ाते चले जाएं, तो वो जो आइडियल रेशियो है हाईएस्ट क्वांटिटी वाला वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, कॉज क्या होता है उसका, कि डिमिनिशिंग रिटर्न आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये एक थर्ड रीज़न है, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, ओके। एंजम्पशन ऑफ द लॉ, है ना, इस लॉ का क्या एंजम्पशन है ना, देयर आर सर्टेन ऑन विच दिस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज बेस्ड अपॉन, है ना। फर्स्ट वन
द रेशियो इन विच द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज। देखिए ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है, ये पूरा चैप्टर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये वर्क इसलिए कर रहा है या ये इस बात पर निर्भर है कि जो दोनों हमारे फैक्टर हैं, है ना, यानी कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, है ना, उनके बीच का जो रेशियो है वो हमेशा चेंज होता रहता है ना। हम एक ही मात्रा में, यानी कि एक ही क्वांटिटी में लेबर और एक ही क्वांटिटी में लैंड को हमेशा यूज़ नहीं करते हैं ना, तो हम लेबर हमेशा इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो जिसकी वजह से लेबर और लैंड का जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला एग्जम्पशन था। दूसरा सेकेंड एग्जम्पशन है हमारा, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस और इक्वली एफिशिएंट एंड आर इंक्रीज 1/1। देखिए इसका क्या मतलब मैं बताता हूँ आपको। देखिए जो हम वेरिएबल फैक्टर यानी कि जो लेबर यूज़ करते हैं, तो वो जो सारी लेबर हैं वो हम ये मानते हैं कि वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब है ना विच हैव सेम, है ना, होमोजीनियस मीन्स विच आर सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स वर्किंग एफिशिएंसी, है ना। होमोजीनियसिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सारी लेबर हैं, जो वेरिएबल फैक्टर है, वो सब सेम है ना। किस बात से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, यानी कि वर्किंग कैपेसिटी सभी लेबर की हम ये मान के चल रहे हैं कि बराबर है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो स्टार्टिंग में जो लेबर यूज़ कर रहे थे हम लोग, है ना, जब लैंड अंडर यूटिलाइज रहती थी हमारी, जब यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न रहता था, है ना, तो वो लेबर ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज हो पाती थी, मतलब यानी कि ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ वर्क करती थी, यानी कि ज़्यादा कैपेसिटी थी उसकी वर्क करने की। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। या जो लेबर हम बाद में यूज़ करते जाते हैं, है ना, वो उस लेबर का काम करने की कैपेसिटी कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लेबर है ना, सभी की काम करने की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कैसी हमेशा सेम है ना। सेकंड एग्जम्पशन इस लॉ का ये है कि जो हम वेरिएबल फैक्टर यूज़ करते हैं, है ना, वो सारे इक्वली एफिशिएंट हैं, है ना, यानी कि उनकी जो होमोजीनियसिटी है वो एक फैक्टर है। क्या है मतलब, उनकी एफिशिएंसी सेम है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी क्या है, सेम। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ दैट द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, यानी कि वो चेंज नहीं होती। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताती है शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो शॉर्ट रन में होता ही यही है कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा सेम रहती है ना, और जो फिक्स फैक्टर है वो भी हमेशा सेम रहता है। ठीक है, और जैसे कि हम 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोडक्शन की 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरी स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, एंड द थर्ड वन इज़ द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न, है ना। तो ये 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में एमपी इंक्रीज होती है, दूसरी स्टेज में एमपी डिमिनिश होती है, और थर्ड स्टेज में एमपी जो हो जाती है वो नेगेटिव हो जाती है ना। तो ये 3 स्टेजेस थी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की। ओके, let's just read the relationship between the TP, MP एंड AP, है ना। उससे पहले हम ये देखते हैं कि शेप यानी कि कर्व कैसी होती है TP, MP और AP की। उसके लिए हम टेबल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, और टेबल में जो डाटा है सारा हाइपोथेटिकल डाटा है ना। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ लैंड देखिए हमेशा 1 1 1 है, तो इसका मतलब फिक्स है। यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ये 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4, तो ये नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड यानी कि नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, तो देखिए ये बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है ना। अगला है MP, है ना। MP यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना। उसके बाद है यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं आप 0 20 28, है ना, और उससे आप मार्जिनल प्रोडक्ट भी पता कर सकते हैं, है ना। तो 0 माइनस 6 माइनस 0 6, है ना, 20 माइनस 6 14, 48 माइनस 20 28, 72 माइनस 48 24, है ना, और 80 माइनस 72 4, है ना, और 84 माइनस 84, 84 माइनस 84 0, और 80 माइनस 84 माइनस का 4। तो इस हिसाब से TP से आप MP निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद TP को यानी कि टोटल प्रोडक्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से यानी कि लेबर से, तो हमें क्या मिल जाता है, एवरेज प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 6 20 को इनको 1 2 3 4 यानी कि लेबर से डिवाइड करते जाएंगे, तो एवरेज प्रोडक्ट यानी कि 6 10 16 18 16 14 12 और 10 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था टेबल। अब देखते हैं इनकी शेप क्या है, यानी कि कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं ये। सो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, है ना,
स्काई ब्लू कलर का देखिए आपको जो लाइन यहाँ पर ये कर्व दिख रहा है वो टोटल प्रोडक्ट का कर्व है ना। दूसरा कर्व आपका एमपी का कर्व है ना, जो आपको ग्रीन कलर की है ना, लाइट ग्रीन कलर की जो आप कर्व देख सकते हैं, और पर्पल कलर का जो कर्व है आपका एवरेज प्रोडक्ट का कर्व है ना। तो सबसे पहले इनका देखिए शेप आपको दिख रही है ना। पहले इंक्रीज़ है ना, फिर डिमनिश है और फिर नेगेटिव है। देखिए तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं टीपी को और एमपी को, यानी कि टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज पे हम देख सकते हैं, देखिए आपको ये रेड लाइन दिख रही होगी है ना। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर शो करे हैं और वाई एक्सिस पर टोटल प्रोडक्ट, और देखिए नीचे वाले ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हमने मार्जिनल प्रोडक्ट है ना या फिर एवरेज प्रोडक्ट शो किया है ना। और इसी प्रकार से हमने यहाँ पर दोनों लाइन यानी कि कर्व ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर एक लाइन है जो कि देखिए दोनों कर्व में आ रही है, डॉट डॉट लाइन आप देख सकते हैं। तो वो ये यहाँ पर इस लाइन का मतलब है फर्स्ट स्टेज की हम बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या है यहाँ पर, कि जब टीपी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो सबसे पहले वो इंक्रीजिंग रिटर्न से इंक्रीज़ होती है ना। और जिस पॉइंट पर टीपी डिमिनिशिंग रिटर्न से, यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि टीपी फर्स्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट है ना, और उसी समय जो एमपी है वो भी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है ना। के पॉइंट पर देखिए टीपी फर्स्ट स्टेज को ख़त्म करता है, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप एमपी को देखेंगे है ना, तो आपको सी पॉइंट दिखेगा, जिसका ये मतलब है कि एमपी यहाँ पर अपना हाईएस्ट है। के पॉइंट के बाद अगर आप टीपी को देखेंगे तो टीपी इंक्रीज़ होके आर तक चला जाएगा, जो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और एमपी यहाँ पर डिक्रीज़ होकर अपने लोएस्ट पॉइंट पर चला जाएगा जो कि 0 पर पहुँचता है, और टीपी उसके बाद डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना। अब हम यहाँ पर रिलेशनशिप देखते हैं एपी और एमपी के बीच में। तो पहली रिलेशनशिप है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर एपी और एमपी जहाँ पर एक दूसरे को डाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पॉइंट पर है ना, उससे पहले है ना एमपी इंक्रीज़ है यहाँ पर। देखिए एमपी क्या है वहाँ पर, देखिए उससे पहले ज़्यादा है, और उस पॉइंट के बाद देखेंगे आप तो एपी ज़्यादा हो जाएगी है ना। तो जिस पॉइंट पर एपी और एमपी मिलते हैं उस पॉइंट से पहले एमपी हमेशा इंक्रीज़ होती है एपी से, और उस पॉइंट के बाद एपी हमेशा इंक्रीज़ होता है एमपी से है ना। और जब एमपी नेगेटिव में चला जाता है, एमपी ज़ीरो और नेगेटिव भी चला जाता है, लेकिन एपी हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। देखिए, और जिस पॉइंट पर एपी और एमपी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट एपी का हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि उसका पीक पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये थे रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी एंड एपी एंड एमपी है ना। इनको अब थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन देखेंगे टीपी और एमपी के बीच में। तो पहला रिलेशनशिप है वो ये है, सो लॉन्ग एज एमपी इज़ इंक्रीज टीपी इज़ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। देखिए मैंने आपको बताया था कि पहला जो स्टेज है वो इंक्रीजिंग रिटर्न का होता है ना। उस स्टेज के जब हम उस स्टेज पे पहुँचते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेज में जब हम होते हैं है ना, तो टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, और एमपी रीच करता है अपने हाईएस्ट पॉइंट तक है ना। तो ये होता है आपका फर्स्ट स्टेज में, यानी कि स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं दूसरे स्टेज के बारे में। दूसरा जो स्टेज कह सकते हैं, दूसरा रिलेशनशिप कह सकते हैं, वो ये है व्हेन एमपी स्टार्ट डिमिनिशिंग है ना। जब एमपी क्या होगा, स्टार्ट होगा डिमिनिशिंग। तो ऐसा एमपी कब होता है स्टार्ट होना, डिमिनिश कब होता है, वो सेकेंड स्टेज में है ना। तो जब एमपी स्टार्ट होगा डिमिनिश होना तो टीपी इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से है ना। तो पहला रिलेशन था यहाँ पर, सो लॉन्ग एज द एमपी इंक्रीज है ना, जब तक एमपी इंक्रीज होता रहेगा टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। दूसरा हमारा पॉइंट था ये कि जब एमपी डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा तो टीपी इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से। तो ये थे दो रिलेशनशिप। थर्ड रिलेशन क्या है कि एमपी जब रीच करके सेकंड स्टेज के लास्ट में पहुंचता है तो एमपी हो जाता है ज़ीरो है ना, और उसी स्टेज पर है ना टीपी अपना हाईएस्ट होता है ना। इसका मतलब ये है कि व्हेन एमपी इज ज़ीरो देयर इज़ नो एडिशन टू टीपी है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू एमपी ज़ीरो टीपी इज़ मैक्सिमम। जब टीपी ज़ीरो होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस एमपी क्या होगा, अपना मैक्सिमम होगा है ना। एंड फोर्थ रिलेशनशिप क्या है यहाँ पर कि व्हेन एमपी इज़ नेगेटिव टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। जब एमपी क्या होगा यहाँ पर अपना नेगेटिव हो जाएगा है ना। तो जब एमपी यहाँ पर नेगेटिव होगा तो टीपी क्या कर देता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो आपको मैंने जो कर्व दिखाए थे और जो टेबल दिखाए थे, बुक में भी टेबल और कर्व हैं, उस टेबल ऑफ कर्व को
इन रिलेशनशिप के साथ जब आप कंपेयर करोगे, है ना, तो आप क्लियरली वही रिलेशनशिप समझ सकते हो जो भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। नाउ लेट जस्ट सी द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में अब रिलेशनशिप हम देखते हैं। पहला जो रिलेशनशिप है वो ये है, ए पी इंक्रीज सो लॉन्ग एज एम पी इज इंक्रीज देन ए पी, है ना। इट हैपन्स टिल पॉइंट ए, है ना, वेयर ए पी एज इट स्टॉप, है ना। तो देखिए यहाँ पर ए पॉइंट तक देखिए, ए पॉइंट तक क्या है कि जहाँ पर ए पी और एम पी सेम होते हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो उस पॉइंट पे दोनों सेम रहते हैं, उससे पहले हमेशा एम पी इंक्रीज़ होता है ए पी से। सेकंड रिलेशनशिप है कि ए पी डिक्रीज़ होता है ना, ए पी डिक्रीज़ जब ए पी इंक्रीज़ होता है किससे, एम पी से, है ना। ए पॉइंट के बाद आप देखिए, ए पॉइंट पर ए पी अपना हाईएस्ट है ना, और उस पॉइंट के बाद ए पी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है ना। थर्ड है कि जहाँ पर ए पी और एम पी इक्वल हैं, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पर ए पी अपना हाईएस्ट है, ठीक है। और फोर्थ रिलेशनशिप मैंने आपको बताया ही था, दोबारा बताता हूँ कि जब एम पी नेगेटिव हो जाता है ना, या ज़ीरो हो जाता है, लेकिन जो ए पी है वो कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होता, वो हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव, है ना। एम पी मे बी ज़ीरो और नेगेटिव बट ए पी कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव, है ना। तो ये चार रिलेशनशिप थे ए पी और एम पी के बीच में, ओके। Students, in this video we have covered almost all the topic of this chapter, है ना। If you have any problem or any query or any suggestion related to this video, you can just share your views in the comment. Thank you for watching this video.